वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग चल कुंडल धारामापी की चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की चर्चा हमने इसके पहले की। इस चैप्टर का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल धारामापी हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के हो सकते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी यानी इसको हम सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं, और कीलकित कुंडली या इसको वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर या पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं। तो सिद्धांत दोनों का लगभग एक ही है। सिद्धांत और क्रियाविधि की कोई चर्चा विशेष नहीं होनी है। सिद्धांत और क्रियाविधि दोनों की एक ही समान है, लेकिन रचना में थोड़ा सा अंतर है। निलंबित कुंडली धारामापी में एक फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है और पतली पत्ती से उसको लटकाया जाता है, और विक्षेप जो होता है वो लैंप और पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। जबकि कीलकित कुंडली धारामापी दो चूलों की सहायता से उसमें जो संकेतक होता है वो झूलता है। चूल क्या होते हैं? चूल व्यवहारिक भाषा में जो हम चूल की बात करते हैं, चारपाई में चूल बना होता है, या बेंचेस जो होती हैं, मेज कुर्सियां जो होती हैं, फर्नीचर्स, उसमें एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी में फंसाने के लिए चूल बना दिए जाते हैं। तो वो चूल नहीं होता है, चूल होता है पाइवट। तो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो चूल होते हैं, उनके बीच में वो झूलता रहता है। तो हम पहले बात करते हैं निलंबित कुंडली धारामापी की। निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी की आप रचना, क्रियाविधि कैसे काम करता है और इसका चित्र क्या होगा, सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कीलकित कुंडली धारामापी और निलंबित कुंडली धारामापी ये दोनों एक साथ हमने इनकी चर्चा की है। दोनों की जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिद्धांत और क्रियाविधि दोनों की एक ही है। सिद्धांत और क्रियाविधि में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सिद्धांत और दोनों की क्रियाविधि एक ही है। बस रचना में थोड़ा अंतर होता है। रचना में क्या अंतर है? जो कीलकित कुंडली धारामापी है उसमें ये भी चल कुंडल धारामापी ही कहलाता है, लेकिन निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा ये कुछ कम सुग्राही होता है, माने इसकी सुग्राहिता इसकी तुलना में कम होती है, यानी ये अधिक सुग्राही होता है। लेकिन ये अधिक सुविधाजनक है जबकि ये कम सुविधाजनक है। अधिक सुविधाजनक क्यों है? इसमें जो तांबे के तार होते हैं, या ये कह लीजिए तांबे के तार की जो कुंडली होती है, तांबे के महीन पृथक्कृत तार की कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच दो चूल लगे होते हैं, उन चूलों की सहायता से झूलती है। ये जो कुंडली है, ये कुंडली ये बनी हुई है, और ये कुंडली दो चूल हैं और चूल की सहायता से झूलती है। जबकि यहाँ पर कुंडली जो है वो फास्फर ब्रांच की एक पत्ती होती है, और फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती, इसकी सहायता से टिकी होती है। दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं NS, यानी शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवखंड N, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और उनकी सहायता से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विक्षेप को पढ़ने के लिए यहाँ पर संकेतक लगा होता है, और वो संकेतक एक पैमाना बना होता है, उस पैमाने के शून्य को संकेतित करता है, और इधर या इधर बाएं और दाएं जैसा विक्षेप होगा वैसा वो प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमको विक्षेप पढ़ना होता है, वो विक्षेप पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, मिरर की सहायता से हमको विक्षेप पढ़ना होता है। यानी यहाँ पर जो एक पत्ती लगी होती है, पत्ती की सहायता से कुंडली लटकी होती है, और कुंडली का विक्षेप
पैमाने और लैंप की सहायता से पढ़ा जाता है, जबकि यहाँ पर विक्षेप हमको एक संकेतक की सहायता से पैमाने पर पढ़ना होता है। तो इस तरीके से ये जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है, सुविधाजनक है। यद्यपि सेंसिटिविटी जो है, सुग्राहिता इसकी अधिक होती है इसकी तुलना में, माने ये अपेक्षाकृत अधिक सुग्राही है। लेकिन जब हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती बहुत पतली होती है, इसलिए उसके टूटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो टूट सकती है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यही हमारे लेबोरेटरी में रखा होता है, एक घड़ी के आकार का होता है, पूरा बॉक्स में बंद होता है और इस तरीके से ये संकेतक लगा होता है। जब हम इसको कहीं सिस्टम में हम लगाते हैं, परिपथ में लगाते हैं, तो संकेतक की सहायता से हम धारा का विक्षेप पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से ये चल कुंडल धारामापी के दोनों प्रकार हो गए, यानी निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। इनके अगर सुग्राहिता की बात करें कि धारा सुग्राहिता क्या होगी, तो धारा सुग्राहिता एस से लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये एस आई का जो मान होगा वो एन ए बी अपान सी होगा। एन ए बी अपान सी, एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है। एन आप जानते हैं फेरों की संख्या होती है, ए एरिया होता है, कुंडली का क्षेत्रफल होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और सी जो है वो जो यहाँ पर आपका एस आई लिखा हुआ है एन ए बी अपान सी, तो यहाँ पर सी को हम निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। जो निलंबन पत्ती लगी होती है उसका मरोड़ दृढ़ता का मान सी होता है। और इसी प्रकार से अगर हम वोल्टेज सुग्राहिता निकालें, ये धारा सुग्राहिता होगी, वोल्टेज सुग्राहिता का मान भी इससे निकाल सकते हैं। एस बी से प्रदर्शित करेंगे और एस बी बराबर हो जाएगा एस आई एन ए बी अपान सी होता है, यानी एस आई अपान आर, यानी एन ए बी अपान सी आर। और इस प्रकार से हम वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता की चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली की सुग्राहिता यहाँ पर n को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। ये प्रश्न हो सकता है कि कुंडली की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो जो सुग्राहिता का मान है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ेगी तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज सुग्राहिता घट जाएगी, अर्थात धारामापी क्षीण धारा को नहीं पढ़ेगा। इसलिए हम n को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान हम बढ़ाकर सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा कुंडली का, और प्रतिरोध बढ़ जाने पर सुग्राहिता घटेगी और धारामापी क्षीण धाराओं को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हम n को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने से अगर a का मान बढ़ा दिया जाए तब भी सुग्राहिता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कुंडली का भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और ध्रुव खंडों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, ये स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, जिससे ये स्पेस भी बढ़ जाएगा, और ऐसा करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। यही कारण है कि आयताकार कुंडली में हमेशा लंबी भुजा को ऐसे रखा जाता है, कभी भी लंबी यानी कुंडली को हम ऐसे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि तब ये स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाने से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान घट जाएगा। तो ये बात भी नहीं हो सकती है, माने ना तो n बढ़ा सकते हैं ना a बढ़ा सकते हैं। अब क्या बचा? b को बढ़ाना होगा, यानी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हमको उत्पन्न करना होगा, और इसके साथ साथ मरोड़ दृढ़ता को घटाना होगा। सी को घटाना होगा और बी को बढ़ाना होगा, और बी को बढ़ाने के लिए कोबाल्ट स्टील के शक्तिशाली ध्रुवखंड लिए जाते हैं। ये जो चुंबक होता है वो कोबाल्ट स्टील का लिया जाता है, और इनके बीच नरम लोहे की क्रोड रख दी जाती है। ये क्रोड है, यहाँ भी क्रोड दिखाई गई है। नरम लोहे की क्रोड रखने पर चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है और बल रेखाएं संकेंद्रित हो जाती है। दूसरी बात बचती है मरोड़ दृढ़ता को कम करने के लिए। तो मरोड़ दृढ़ता को कम करने के लिए लंबी पत्ती लेते हैं और पतली पत्ती लेते हैं। पतली जितनी
तो माने पत्ती जितनी पतली होगी, लंबी होगी, मरोड़ दृढ़ता उतनी ही कम होगी, और मरोड़ दृढ़ता कम होगी तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी। इसके अलावा फास्फर ब्रांच और क्वार्ट्ज की मरोड़ दृढ़ता बहुत कम होती है, इसीलिए ये पत्ती फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्ज की ली जाती है ताकि मरोड़ दृढ़ता कम रहे। तो इस प्रकार से इसमें ये समस्या भी होती है कि ये पत्ती पतली होती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका हम उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पतली पत्ती को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको मिली को ले जाएंगे धारामापी को, तो ऐसी स्थिति में पत्ती के टूटने का भय रहेगा। तो ये बात हुई धारामापी की, यानी गैल्वेनोमीटर की, किंकित कुंडली धारामापी और निलंबित कुंडली धारामापी। अब बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी को हम उपयोग अमीटर के रूप में कैसे कर सकते हैं? अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापता है। माने धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई अमीटर मिली एम्पियर में नापता है तो उसको मिली अमीटर कहा जाता है। अमीटर यानी एम्पियर में नापता है तो अमीटर कहते हैं, और मिली एम्पियर में नापता है तो उसको हम मिली एम्पियर में नापता है तो मिली अमीटर कह देते हैं। अमीटर भी एक प्रकार का धारामापी ही होता है, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में डाल दिया जाता है, जिससे नापी जाने वाली पूरी धारा इससे होकर जाए, और जब इससे होकर जाएगी तो अमीटर में उत्पन्न विक्षेप जो होगा वो धारा की माप को बता देता है और हम धारा का मापन कर लेते हैं। लेकिन अमीटर की अपनी कुंडली का भी प्रतिरोध होता है, और अपनी कुंडली का प्रतिरोध होने के कारण जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के, तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी। इसीलिए अमीटर जो रीडिंग पढ़ता है वो धारा मापी जाने वाली वास्तविक धारा से कम पढ़ता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अमीटर जो रीडिंग पढ़ता है वो मापी जाने वाली जो धारा है, जितनी वास्तव में बह रही है उतना ना पढ़ के उससे थोड़ा सा कम पढ़ता है। क्यों कम पढ़ता है? क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर का अपना प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण पूरे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और इस प्रकार से जो मापी जाने वाली धारा है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यही कारण है कि अमीटर का अपना प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए, यानी हमको ऐसे अमीटर की जरूरत है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, जितना हो सके कम से कम हो, जिससे इसे परिपथ में डालने पर परिपथ में धारा का मान न बदले। अब अगर हम एक विद्युत वाहक बल की बात करें, यानी एक सेल की बात करें जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इस प्रकार से परिपथ में जोड़ा गया है, R1 और R2 प्रतिरोध हो गए। अमीटर को A से लिखते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये परिपथ बन जाता है। एक ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, R1 और R2 ये प्रतिरोध हो गए, बहने वाली धारा I। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल का विद्युत वाहक बल E है, और अमीटर को जोड़ने से पहले सेल में जो धारा बह रही थी, यानी जब हमने अमीटर नहीं जोड़ा था तो सेल में जो धारा बह रही थी I, अमीटर जोड़ने से पूर्व, अमीटर जोड़ने से पूर्व धारा क्या होगी? I बराबर E अपान कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। अब हम जब श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ देते हैं, और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर यानी RA है। तो अब धारा क्या हो जाएगी? अमीटर जोड़ने पर धारा, अगर अमीटर नहीं जोड़ेंगे तो धारा पढ़ेंगे कैसे? तो अगर हम नहीं जोड़े थे तब धारा इतनी बह रही थी, लेकिन जब जोड़ देते हैं तो धारा हमारी कितनी हो जाएगी? E बटा R1 प्लस R2 प्लस RA। क्यों RA? क्योंकि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है, इसलिए धारा के मान में यानी नापे गए मान में जो परिवर्तन होगा, यानी मान में त्रुटि कितनी होगी? I माइनस I डैश। तो I
माइनस आई डैश इन दोनों को हटा देंगे, ई अपान R1 प्लस R2 माइनस ई अपान R1 प्लस R2 प्लस RA। ई कॉमन ले लीजिए और आप हर बराबर कर दीजिए। जो बायोलॉजी के छात्र हैं उनको डर लगता है फिजिक्स से, फिजिक्स में कुछ ऐसा डरने का नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आपका नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया, इतना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA, और इस प्रकार से ऊपर आएगा ई RA अपान R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RA। इस प्रकार से आपके पास जो मान में त्रुटि आई वो इतनी होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इस त्रुटि को दूर करना है अगर, तो RA का मान शून्य होना चाहिए, माने I माइनस आई डैश बराबर 0 यदि RA बराबर 0, यानी प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन किसी भी अमीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है, यद्यपि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगर हम आदर्श अमीटर की बात करें तो उसका अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, किंतु वास्तव में किसी अमीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अमीटर का प्रतिरोध जितना न्यूनतम हो सके उतना न्यूनतम होना चाहिए, यानी RA का मान RA लेस देन R1 प्लस R1 प्लस R2 से जितना कम होगा उतना ही ठीक रहेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम कैसे होगा, चल कुंडल धारामापी की बात की गई, कीलकित कुंडली धारामापी की बात की गई। कीलकित कुंडली धारामापी का उपयोग हम अमीटर के रूप में कर सकते हैं, और अमीटर के रूप में जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके समांतर क्रम में हम एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे। अब समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोध जोड़ देंगे तो क्या फायदा होगा, I हो गया, अगर I धारा यहां से आ रही है, ये I धारा आ रही है तो IG धारा यहां चली जाएगी IG, और यहां जो धारा आएगी वो I माइनस IG, और यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध S जोड़ दिया है, और इस प्रकार से जो हमारा ये तैयार होगा ये एक अमीटर होगा। ये क्या होगा, अमीटर। यानी अमीटर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटा प्रतिरोध S समांतर क्रम में जोड़ना होगा। एक कीलकित कुंडली धारामापी के समांतर क्रम में हमको एक S प्रतिरोध, एक छोटा प्रतिरोध जिसे संत कहते हैं, जोड़ना होगा। और इस प्रकार से प्रतिरोध, जो कुंडली का प्रतिरोध होगा, माने धारामापी की कुंडली और संत के जो अलग अलग प्रतिरोधों से भी कम प्रतिरोध, संयुक्त प्रतिरोध होगा, और धारा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और ये एक अच्छे अमीटर के रूप में कार्य कर पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा, और इस प्रकार से ये एक अमीटर का कार्य, अच्छे अमीटर का कार्य करेगा। धारामापी में शंट लगाने का एक अन्य लाभ यह भी होता है, यदि शंट नहीं है तो पूरी धारा कुंडली से होकर जाएगी, और धारामापी द्वारा अधिक से अधिक उतनी ही धारा नापी जा सकती है जितनी की कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप होता है। शंट के होने पर, जब शंट लगा होता है तो परिपथ का केवल छोटा सा भाग ही कुंडली से होकर जाता है, और अधिकांश धारा या अधिकांश भाग उसका शंट से होकर निकल जाता है, और इस प्रकार से हमको जो विक्षेप होता है वो कम होता है, और अधिक धारा होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाता है। यानी शंट युक्त धारामापी, जिसको हम अमीटर कहते हैं, अधिक धारा का मापन कर सकता है। इस प्रकार से अब G और S समांतर क्रम में है, तो G और S समांतर क्रम में है, इसलिए इनमें जो विभवांतर होगा वो समान होगा, यानी IG गुणे G बराबर I माइनस IG गुणे S। ये प्रयोग किया जाएगा, और जब ये प्रयोग करेंगे तो IG IS माइनस IGS, यानी IG क्या हो जाएगा, IS बटा G प्लस। इस प्रकार से हम जो IG का मान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से S निकालना चाहें, S का मान अगर
अगर निकालना चाहें तो S बराबर क्या हो जाएगा, IG G बटा I माइनस IG। S का मान यहीं से हम निकाल सकते हैं, IG G बटा I माइनस I। इस प्रकार से हम S की गणना भी यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली क्या हुआ, धारा मापी का अमीटर के रूप में उपयोग करने के लिए हमको इसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी धारा मापी का अमीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए हमको धारा मापी के समांतर क्रम में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट कह सकते हैं, उसको जोड़ना होगा। जब हम उसको जोड़ देंगे तो हमारा वो धारा मापी अमीटर के रूप में कार्य करने लगेगा। अब बात करते हैं कि धारा मापी का वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण कैसे हो सकता है। वोल्टमीटर क्या है आप जानते हैं, वोल्टमीटर वह यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में नापता है। अगर हम ऐसे यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मिली वोल्ट में नाप रहा है तो ऐसे यंत्र को हम मिली वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर भी एक प्रकार का धारा मापी ही होता है जिसे हम परिपथ के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। वहां क्या था, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और यहाँ हम विभवांतर को नापने के लिए यानी धारा मापी को एक प्रकार से धारा मापी होता है जिसे हम विभवांतर नापने के लिए उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ देते हैं जिनके बीच विभवांतर हमको नापना है। अब कुछ धारा वोल्टमीटर की कुंडली से होकर जाती है, अतः इसके सिरों के बीच वही विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो उन बिंदुओं के बीच है। इस प्रकार से वोल्टमीटर में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में बहने वाली धारा और इस कारण इसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुपाती होता है और हमको विभवांतर पता हो जाता है। और इस प्रकार से विक्षेप के कारण हमको विभवांतर ज्ञात हो जाता है। लेकिन वोल्टमीटर की कुंडली का भी अपना प्रतिरोध होता है और इस प्रतिरोध के कारण जब इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान जिसे नापना है उसकी तुलना में थोड़ा सा बदल जाता है। माने जब हम वोल्टमीटर नहीं जोड़ते हैं, वोल्टमीटर जोड़ने के पूर्व विभव कितना पूर्व, धारा के पूर्व धारा I बराबर वही जैसे अभी हमने किया E/R1 प्लस R2 और जोड़ने के यानी इनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, इसलिए A तथा B के बीच विभवांतर I बराबर V बराबर I/R2, R2 प्रतिरोध है तो हो जाएगा आपके पास E/R2/R1 प्लस। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद धारा I डैश E/R1 प्लस R2 डैश और R2 डैश का मान क्या होगा, R2 डैश तुल्य विभवांतर तुल्य धारा होगी यानी विभवांतर क्या हो जाएगा V डैश E/R2 डैश अपान R1 प्लस R2 डैश। अब हम अगर त्रुटि मान निकालें, माने त्रुटि कितनी है, मान पढ़ने में जो त्रुटि आई है वो क्या होगी, डेल्टा V डैश माइनस V कर सकते, V माइनस V डैश कर सकते हैं। जैसे अभी I माइनस I डैश निकाला गया था तो E/R2/R1 प्लस R2 और माइनस E/R2 डैश अपान R1 प्लस R2। और अब हम इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है तो आपका आ जाएगा E कॉमन हो गया और बाकी को सरल करेंगे तो R1 भी कॉमन हो जाएगा, R2 माइनस R2 डैश और अपान R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2। ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा E/R1 R2 माइनस R2 डैश R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 डैश। अब त्रुटि शून्य होगी यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर 0 यदि R2 माइनस R2 डैश बराबर 0 माने R2 बराबर R2 डैश हो जाए। यानी हम इसको इतना भी पढ़ सकते हैं 1/R2 बराबर 1/R2 डैश। क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है और अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RV है तो R2 प्लस
आर बी लिख सकते हैं, यानी 1/RB बराबर 0, यानी RB बराबर अनंत। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, किंतु अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अच्छे वोल्टमीटर के लिए जो RB का मान है वो मोर ग्रेटर देन होना चाहिए, मोर ग्रेटर देन यानी बहुत अधिक होना चाहिए। और अधिक कब होगा? इतना होना चाहिए। वहां क्या था? RA इज मोर लेस देन R1 प्लस R2। RA इज मोर लेस देन R1 प्लस R2, यानी जो अमीटर का प्रतिरोध है वो R1 यानी परिपथ के प्रतिरोध से बहुत छोटा होना चाहिए, और यहाँ वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो R2 से यानी उन बिंदुओं के बीच जो प्रतिरोध है उससे बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अनंत प्रतिरोध हम नहीं ले सकते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा? एक रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, यानी क्या होगा? R2 मोर ग्रेटर देन R1, RB मोर ग्रेटर देन R2। अब हमको यहाँ क्या करना होगा? इसके लिए गैल्वेनोमीटर के, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, यानी जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जी में बहने वाली धारा आपकी IG हो गई, और इसके साथ यहाँ पर A और B और ये आपका B पढ़ा जाएगा, और ये जो पूरा सिस्टम है वो हमारा वोल्टमीटर है। ये हमारा वोल्टमीटर हो जाता है, और इस प्रकार से हम इसको वोल्टमीटर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी क्या करना होगा? धारा मापी का प्रयोग, किलकित कुंडली धारा मापी का प्रयोग वोल्टमीटर के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हमको जोड़ना होगा। उच्च प्रतिरोध अगर R है तो V बराबर हो जाएगा IG और R प्लस G। इस प्रकार से V बराबर IG R प्लस G हमारा ये हो जाता है, और यहाँ से अगर हम R का मान प्राप्त करें तो V अपान IG माइनस G। ये प्रतिरोध अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो हमारा वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर है वो एक आदर्श वोल्टमीटर तैयार हो जाएगा। यानी वोल्टमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हमको जोड़ना होगा। जबकि वहां क्या था? अमीटर को वोल्टमीटर के रूप में बदलने के लिए हमको धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध संत जोड़ना होगा, और यहाँ पर हमको एक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे उच्च प्रतिरोध, तो ये एक वोल्टमीटर बन जाएगा। बिल्कुल विपरीत स्थित है वहाँ, यानी अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में एक हमको छोटा प्रतिरोध डालना होता है, जबकि धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध डालना होता है। जब हम एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो ये हमारा अच्छी कोटि का एक धारा मापी वोल्टमीटर में बदल जाता है, और इस प्रकार से A और B के बीच हमको जो विभवांतर मिलता है वो हमको परिपथ के प्राप्त विभवांतर के बराबर होता है, यानी V वोल्ट परास का वोल्टमीटर बन जाता है। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, जबकि अमीटर में बदलने के लिए, यानी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर पाएं। आप
इस वीडियो को पूरा, या जो भी हमारे वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं उनको पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसका आप नोट्स तैयार करें, न्यूमेरिकल तैयार करें। कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसको अगले वीडियो में दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।